नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, जहां आईएएस सुधाकर खलको के बंगले में आग लग गई। कार में चार्जिंग के दौरान यहां पर ब्लास्ट हो गया और आग भड़क उठी। 4 कार और घर में लगा एसी पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। परिवार कार चार्जिंग लगाकर बाजार चला गया था। आईएएस खलको तेलंगाना चुनाव में ऑब्जर्वर हैं। दमकल की एक गाड़ी यहां पर पहुंची जिसने आग पर काबू पाया। गंज थाने के ऑफिसर्स कॉलोनी की यह घटना है और ये तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है, जहां कार चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ, आग भड़क गई, दूसरी गाड़ियों को भी चपेट में ले लिया। परिवार चार्ज पर लगाकर बाजार गया हुआ था और इसी दौरान यह हादसा यहां पर हो गया। छत्तीसगढ़ में मतदान के बाद एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस का जिक्र प्रदेश में होने लगा। आज पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं ऑपरेशन लोटस के सवाल पर दीपक बैज ने कहा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह यहां ऑपरेशन लोटस नहीं चलेगा। दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी को भी पता है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए बीजेपी में चुनाव के बाद सन्नाटा पसरा है। इस पर पलटवार करते हुए प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक और मध्य प्रदेश की तरह ऑपरेशन लोटस का मौका नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और ऐतिहासिक सीटों के साथ कांग्रेस जीत के आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के मौका नहीं मिलेगा। देखिए, ये डरे हुए, घबराए हुए, पीटे हुए, हारे हुए लोगों की बातें हैं। वास्तविकता ये है कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में नया सवेरा होने वाला है, कमल खिलने वाला है, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़ने वाला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। साव ने कहा कि भूपेश की सारी घोषणाएं और दावे हवा में रहे, जनता ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। अरुण साव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म हो चुके हैं। सभी प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव यहाँ पर मौजूद है। जो स्थिति नजर आ रही है, जो हालात नजर आ रहे हैं, पूरा आप देख चुके हैं जिस तरह से वोटिंग हुई है। कितनी सीट मिल रही भारतीय जनता पार्टी? लगातार मैं जनता के बीच गया हूँ, आम सभाओं में गया हूँ। लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मतदान की तिथि आए और हम अपने मत के माध्यम से इस सरकार से छुटकारा पाए। लोगों ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया है। निश्चित रूप से 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी, कुशासन से मुक्ति मिलेगी, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी, प्रदेश में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ सुशासन और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। कितनी सीट का अंदाज लगा है? पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने वाली है। हम ये पूछना चाहेंगे, पूर्ण बहुमत आपको मिल रहा है, आप आश्वस्त हैं, तो सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, पार्टी की विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे। निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर जाने का, छत्तीसगढ़ खुशहाली और तरक्की की ओर आगे बढ़े, इसे ये महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से 3 दिसंबर को कमल खिलने वाला है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने कहा है कि जनता के जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है और उन्होंने ये भी दावा किया है, हालांकि आंकड़ा बताने से बचते नजर आए, उन्होंने कहा कि बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और क्या वो खुद सीएम के चेहरे होंगे या कौन सीएम का चेहरा होगा, इसको बोलने से वो थोड़े से बचते रहे। उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को जब सरकार बन जाएगी तो उसके बाद ये फैसला होगा। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। खजुराहो में कथित सलमान हत्याकांड मामले में दिग्विजय सिंह पर बिना अनुमति धरना देने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बीजेपी के स्थानीय प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की शिकायत के बाद खजुराहो थाना पुलिस ने यह एक्शन लिया है। मामले में दिग्विजय सिंह, कांग्रेस उम्मीदवार नाथी राजा समेत 60 लोगों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कानून अपना काम करता है भाई। क्या कानून दिग्विजय सिंह जी की जेब में है?
क्या वो इतने बड़े आदमी हो गए कि कानून का पालन नहीं करेंगे? प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, आचार संहिता का उल्लंघन किया, वहां लोगों को भड़काया। मैं तो कहता हूं और धारा लगनी चाहिए इनके ऊपर कि आपने लोगों को प्रवोक किया मारने के लिए। हर साल की तरह इस साल भी टेलीविजन से लेकर सोशल मीडिया, प्रशासन और सरकार की 100% वोट डलवाने की कोशिश थी, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के 33% लोगों ने विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं किया। यानी यहां के 5,36,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला। बात करें ग्वालियर शहर की तो यहां 40% लोग घरों से वोट डालने नहीं निकले। हालांकि जिले में साल 2018 की तुलना में 2.5% मतदान बढ़ा। साथ ही पिछली बार की तुलना में इस बार 24,000 महिला वोटर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़त में जबरा की महिलाओं ने सबसे ज्यादा बाजी मारी, जबकि दूसरे नंबर पर ग्वालियर ग्रामीण है। अब बात करते हैं राजधानी रायपुर की, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में सबसे कम वोटिंग हुई। शहर की 3 विधानसभा सीटों पर वोटिंग प्रतिशत 50 से 60% के बीच सिमट कर रह गया, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 80 से 90% रहा। राजधानी रायपुर मतदान का प्रतिशत इतना कम क्यों रहा, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता राजेश राज ने। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए और चुनाव के बाद ये बड़ी चर्चा है कि कहां पे लोग वोट डाले, कहां पे नहीं डाले। खास करके शहरी आबादी पे यह आरोप लगता है कि वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वोट नहीं डालने जाते। और मैं अभी मौजूद हूं रायपुर के काशीराम नगर स्थित जो कॉलोनी है मंत्रालय कर्मचारी का, वहां पे, और इसके जो आंकड़े आए हैं वो वाकई परेशान करने वाले हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं, हमें आम लोगों से भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आम युवा से। आप यहीं पे रहते हैं? जी भैया यहीं रहते। 85 में जो बूथ वोटिंग का आंकड़ा है वो करीब 35 या 36% के आसपास गया है, यानी 100 में सिर्फ 35 लोगों ने वोट किया। आप तो यहीं पे रहते हैं, आसपास में आप जानते होंगे, क्या वाकई में जो लोग रहते हैं वो वोट नहीं करते हैं या कुछ दूसरा वजह? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जितने लोगों का यहाँ है लगभग उतने लोग ना वोट देने आए थे, लेकिन यहाँ रहने वाले काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका वोटर आईडी पे नाम नहीं है क्योंकि उनका गांव पे है। तो काफ़ी सारे लोग गांव में रहते हैं या यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, तो वो लोग यहाँ नहीं आए भैया वोट डालने। अच्छा। या फिर मतलब उनका दूसरे जगह था वोटिंग का और जिनका था वो लोग आए। ये देखिए यहाँ पे लेकर के ये भाई साहब, ये जितने वोटर है ये सब चले गए वन विभाग के हैं। 2 परिवार है ये और इनका नाम वोटर लिस्ट में है। ये कहानी है। लेकिन अच्छी जानकारी आपने बताई और ये खामी है। चलिए, तो ये है हमारी कोशिश। और अगर इलेक्शन कमीशन के अधिकारी इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे तो वो देखें कि बहुत बड़ी वजह उनके जो इलेक्शन प्रोसेस के दौरान जो आप मतदाता लिस्ट फाइनल करते हैं वो भी है। बताते हैं कि यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। एक तो दस्तावेज के साथ ही दिखा दिए कि एक एक पन्ने के पूरे लोग यहाँ से जा चुके हैं दूसरी जगह और अभी भी उनका नाम यहाँ पे शामिल है। तो ये प्रक्रिया जब तक नहीं सुधारेंगे तब तक ये जो आंकड़ों की बात है वो भी बेमानी होगी। कि जो जिम्मेदार है, अधिकारी है, संस्थाएं हैं, उनको सोचना चाहिए कि कैसे इन समस्याओं से दूर हो और फिर कैसे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोग अधिक से अधिक वोट डाल सके। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तो वहीं मध्य प्रदेश में इस बार हुए विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत चर्चाओं में बना हुआ है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 34 सीटों पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। इनमें से 33 विधानसभा सीटें महाकौशल विंध्य अंचल की है। प्रदेश में कुल मतदाता 77.15% है, जिसमें पुरुषों का आंकड़ा 78.21% और महिलाओं का आंकड़ा 76.03% रहा। 60 साल में कांग्रेस सरकार सत्ता पर बैठी रही, 15 महीने बीच में भी बैठी रही, लेकिन ना तो किसानों के लिए काम किए ना सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो बहनों को ये बात पता लगी, हमारी माताओं बहनों को, कि भारतीय जनता पार्टी ही बहनों का उत्थान कर सकती है और इसलिए मध्य प्रदेश में बहनें निकल करके बहनों ने वोट डाला है। शिवराज सरकार ने जो भी क्रियाकलाप पिछले 18 साल में किए हैं उसमें महिलाओं की बेहद अनदेखी की गई है। उसी की परिणति है कि महिलाएं इस बार 100% मात्रा में निकलकर सामने आई हैं और उन्होंने विकल्प के तौर पर माननीय कमलनाथ जी पर अपनी मोहर लगाई है। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था ने पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता ला दी मत के प्रति। उनके मन में ये बात आ गई है कि हमारे मत से सड़क बन सकती है, हमारे मत से पानी आ सकता है, हमारे मत से बिजली आ सकती है। ये सबसे बड़ा वजह त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है जो ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को जागरूक कर दिया।
बस्तर के कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में लैंटाना उन्मूलन के नाम पर कई बड़े घोटालों का उजागर हुआ। दरअसल पार्क के क्षेत्र में बसे 50 से अधिक लोगों के खातों में अचानक हजारों रुपए नेशनल पार्क की ओर से जमा किए गए। गांव वाले कुछ समझ पाते इससे पहले ही वन विभाग के अफसर और बीट गार्ड आए और उन्हें साथ में बैंक ले जाकर पैसा निकाल लिया। ग्रामीणों ने यह आरोप लगाया कि उन्होंने ना तो मजदूरी की और न यह पैसा उनका है। 50 से ऊपर जो कि ग्रामीण हैं तो उनके अकाउंट में पैसा डाला है फॉरेस्ट विभाग की ओर से और नेशनल पार्क की ओर से, तो और ये अन्याय हो रहा है तो डाल के मतलब फिर से वापस ले लिए हैं। वही लोग डाले वही लोग ले लिए हैं। अब मैं नहीं किया हूँ लेकिन पैसा डाला है मेरा भाई का खाता में 5000 निकाल के दिए। कहाँ मिलेगा रोजगार? आंध्रा जाते हैं का सुकमा जाते हैं या रोजगार कभी कभार ऐसा भी होता है जो काम करते हैं लेकिन नहीं मिलता इसलिए भाग जाते हैं। मेरी मम्मी खुद गई थी उसके हाथों में कम से कम 6500 कुछ दिए थे। उसको पेमेंट करने के बाद तुरंत शाम को फिर वो उसको यहाँ के चौकीदारी लोग फिर वापस लेने आए थे। फिर उसको एक दिन का रोज दे दिए, फिर पूरा पैसा लेके चल दिए। अब ये आपके माध्यम से मुझे इसके बारे में पता चला है तो निश्चित रूप से मैं इस शिकायत जो प्राप्त हुई उसके ऊपर मैं संज्ञान लेते हुए जांच जो है करवाऊंगा, तभी जाके अगर तथ्य हमारे सामने आते हैं तो इसमें निश्चित जो है कार्रवाई होगी। भोपाल के एमपी नगर इलाके में बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड फेंके गए हैं। राहगीरों ने रामकृष्ण आश्रम के पास आयुष्मान कार्ड पड़े देखे गए और प्रशासन को सूचना दी गई। बता दें कि भोपाल में कोरोना काल में बड़े पैमाने पर आयुष्मान कार्ड से फर्जी बिलिंग करके घोटालों को अंजाम दिया गया था। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में बड़े घोटाले के बाद अब आयुष्मान भारत योजना के कार्ड भी देखिए इस तरह फेंके जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए अभी इस वक्त हम बता दें कि राजधानी भोपाल के एमपी नगर जोन 1 में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ लगे हुए कुछ पेड़ पौधों के पास रामकृष्ण आश्रम के सामने ये जो कार्ड हैं ये फेंके गए हैं। अगर हम देखें तो इन पर वैलिडिटी भी लिखी हुई है और बाकायदा जिस तरह एक कार्ड होता है पूरे कार्ड है। 5 लाख का मुफ्त उपचार, प्रधानमंत्री आयुष भारत योजना, तमाम चीज़ें लिखी हैं। लेकिन दिन दहाड़े एमपी नगर में इस तरीके से कार्ड का फेंके जाना कहीं ना कहीं किसी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। जब इन कार्डों को राहगीरों ने देखा तब इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी है। हालांकि अब तक यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। हमारे साथ समाज सेवी मौजूद हैं। सर आप बताएं कि किस तरह आपको पता चला कि कार्ड जहाँ पड़े हैं और अभी तक क्या रिस्पॉन्स मिल पाया है? देखिए मेरे मित्रों के द्वारा यहाँ घूम रहे थे, मोबाइल पे बात कर रहे थे और उनकी नज़र अचानक कार्ड पे पड़ी। चूँकि क्या है आयुष्मान घोटाला जो है उछालने का काम मेरे द्वारा ही किया गया था तो उन्होंने तत्काल मुझे जानकारी दी कि यार भाई साहब इस टाइप के कार्ड यहाँ पड़े हुए हैं। तो मैंने आके देखा तो वास्तविकता में कार्ड आप देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। तो जांच होनी चाहिए, क्या घोटाले से जुड़े हो सकते हैं इसके तार? देखिए ये बहुत बड़ा स्कैम है। आयुष्मान घोटाला शुरू से हम चिल्ला रहे थे और बाद में क्या रिपोर्ट भी आई कि मरे हुए लोगों का इलाज इसमें किया गया है। वास्तविकता में आयुष्मान जो भारत है वो एक बहुत बड़ा घोटाला है और उसको प्रधानमंत्री की ड्रीम परियोजना को मध्य प्रदेश में पलीता लगाया गया है। और ये जांच भी आयुष भारत में नहीं हो रही है। देखिए ये जो कार्ड हैं एक बार दिखाते हैं हम आपको। ये कार्ड अब फर्जी हैं या इस्तेमाल किए गए हैं। कार्डों को अगर पुलिस प्रशासन जब्त करता है और उनकी जांच करता है तो वाकई राजधानी में पहले से हुए आयुष्मान घोटाले से इन तमाम कार्ड के तार कहीं ना कहीं जुड़े हो सकते हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। बड़वानी के पास एक गांव में आपसी विवाद में आदिवासियों के एक समूह ने एक आदिवासी बुजुर्ग पर तीर से हमला कर दिया। हमले में बुजुर्ग घायल हो गया जिसे परिजन इलाज के लिए इंदौर के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल महाराजा यशवंत राव अस्पताल ले गए, जहां सर्जरी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। 22 डॉक्टरों की टीम ने देर रात 1 बजे से सुबह 6 बजे तक ऑपरेशन कर बुजुर्ग के तीनों तीर बाहर निकाल दिए। इस्माइल नाम के जो 60 वर्षीय व्यक्ति हैं जो बड़वानी जिला के पाटी तहसील से हमारे यहाँ आए थे, जिन्होंने किसी आपसी विवाद में उनको तीर मारे थे। तो कई सारे तीर उनको मारे गए जिसमें 3 उनके शरीर में लगे थे, जिसमें 2 तो एक पेट में डीपली धंस गया था, एक उनका जांघ के पास धंस गया था, तीसरा उनके हाथ को इंजरी करके निकल गया था। तो ट्रेन हादसे रोकने, स्पीड बढ़ाने और एक्यूरेसी के लिए पश्चिम मध्य रेलवे ने बड़े क्रांतिकारी बदलाव शुरू कर दिए। रेलवे ने ऑपरेशन कवच और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग को अपनाना शुरू कर दिया, जिसे पश्चिम मध्य रेलवे के 3 डिवीजन यानी जबलपुर, भोपाल और कोटा रेल मंडलों में लागू किया जाएगा। नए सिस्टम से ट्रेनों के ऑपरेटिंग सिस्टम में कई बड़े बदलाव होंगे।
पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों डिवीजनों में सिग्नल मॉडर्नाइजेशन का काम जोरों पर है। इसमें अभी 2 कार्य प्रणालियों पर कार्य चल रहा है। एक पहली है कवच, इसके इम्प्लीमेंट होने पर ट्रेनों की सेफ्टी इम्प्रूव होगी। दूसरी का कार्यप्रणाली है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, जिससे एक सेक्शन में मल्टीपल ट्रेन सेंटर होंगी और जिससे ट्रेन की पंक्चुअलिटी इम्प्रूव होगी, जिससे यात्रियों को फायदा मिलेगा। बीजेपी ने राजस्थान में कांग्रेस के पक्ष में अखबार में खबर छपवाने के मामले को विज्ञापन बताया। बीजेपी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में उनके पक्ष में लहर होने के बारे में समाचार या राय के रूप में विज्ञापन दे रही है। भाजपा ने निर्वाचन आयोग से राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित भाजपा नेताओं ने के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले को लेकर निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया। घबराहट और बौखलाहट में इस प्रकार के इश्तिहार निकाल रहे हैं वो। उसमें झूठ का पुलंदा लिखा है A to Z ऑफ स्कैमग्रेस। अब इसमें नंबर 1, किसी प्रकार की अनुमति नहीं है इसी द्वारा। ये इश्तिहार किसी रूप से अनुमोदित नहीं किया गया है। नंबर 2, ये जाहिर है कि उनको हार नजर आ रही है। नंबर 3, ये जाहिर है कि कांग्रेस के विरुद्ध किया है, बीजेपी तो दूर दूर तक मैदान से हट गई है। राजस्थान में कांग्रेस की लहर, ये जो प्रेस काउंसिल ने दिशा निर्देश दिए हैं कि विज्ञापन चुनाव में कैसा होना चाहिए, उसका उल्लंघन है। और हमने चुनाव आयोग से आग्रह किया है तुरंत इसमें कार्रवाई की जाए, FIR किया जाए। और हमने ये भी आग्रह किया है कि ऐसी गलती देश में बाकी चुनाव में नहीं हो, इसलिए इसको थीम बनाकर एक प्रॉपर गाइडलाइन इशू की जाए। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों की बिक्री पर बैन लग गया है। इसकी बिक्री को रोकने के लिए लगातार यूपी सरकार कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को FSDA की 6 टीमों ने जिले के कई जगहों पर हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट की बिक्री रोकने के लिए छापेमार कार्रवाई की। नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की। संलग्न संपत्तियों की सूची में दिल्ली में नेशनल हेराल्ड हाउस, लखनऊ में नेहरू भवन और मुंबई में नेशनल हेराल्ड हाउस शामिल है। नेशनल हेराल्ड मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने यंग इंडियन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ी कंपनी की 90 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, ये ईडी की जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो यंग इंडियन के खिलाफ हो या अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के खिलाफ, उन दलों के खिलाफ जिनसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को चुनौती मिल रही है। देखिए, ऐसा है कि जब कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का कोई ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं है, तो किस तरह का इसमें PMLA एक्ट अट्रैक्ट होता है? होता ही नहीं है। और जानबूझ करके सरकार इस समय चुनाव के दौरान कर रही है ताकि चुनाव प्रभावित हो जाए, जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है, जो कि ईडी गलत आरोप लगा रही है। ऐसे में केवल ईडी का दुरुपयोग है और कुछ भी नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और कोई मनी ट्रांसफ़र हुआ ही, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 21 दिनों की पैरोल के दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे ने विरोध जताया। बता दें कि बाबा राम रहीम पर साध्वी यौन शोषण, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और पूर्व डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड का आरोप है और वे इसी मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं। उसे एक बार 21 दिन की फिर पैरोल दी गई है। राम रहीम को पैरोल मिलने पर दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण और न्यायिक व्यवस्था से सरकारी तंत्र का खिलवाड़ बताया। साध्वियों का बलात्कारी और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और रणजीत सिंह का कातिल गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख एक बार फिर से सलाखों से बाहर आया है 21 दिन की फरलो पर।
तो ये कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था के लिए हमारी दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये न्यायिक तंत्र के मुंह पर तमाचा है हमारे सरकारी तंत्र का कि आप जैसे मर्जी आप सजा सुनाएं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने कानूनों में बदलाव करके कोई ना कोई रास्ते निकाल करके एक कातिल को, बलात्कारी को फिर से वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे और बाहर की हवा खिलाएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को बंगाल सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उन्होंने इसका ऐलान बंगाल राज्य में जारी ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान किया। समिट में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, सौरव गांगुली एक बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं और वह युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में फुट ओवरब्रिज के अधूरे निर्माण और पटरियों के बीच से छात्रों के आवागमन को हाईकोर्ट ने संज्ञान में लिया। हाईकोर्ट ने अखबार में प्रकाशित समाचार को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया और चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने रेलवे से 48 घंटे में जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर तय की गई है। रायपुर से खबर है, जहां बढ़ते अपराध से एसएसपी नाराज है। राजधानी में बढ़ते अपराध से उनकी नाराजगी सामने आई। सीएसपी, डीएसपी और सभी टीआई की आपात बैठक लेकर उन्होंने क्लास ली। एसएसपी ने सभी थानेदारों को रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। संदिग्ध लोगों पर नजर रख कार्रवाई के भी निर्देश दिए। माहौल बिगाड़ने वालों पर तत्काल कार्रवाई हो, ये उनका कहना है। गुंडा और निगरानी बदमाशों पर भी लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए। चेकिंग कर बदमाशों पर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। लापरवाही बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगी, एसएसपी ने यह सख्त लहजे में कहा है। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। तहसीन, साफ तौर पर जिस तरह से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे में एसएसपी ने कड़े निर्देश यहाँ पर अब दिए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक अहम बैठक कह सकते हैं इसको, आपात बैठक एसएसपी ने आज बुलाई। जिस तरीके से अगर बात करें तो 10 दिनों में 6 हत्याएं होना राजधानी में निश्चित तौर पे काफी चिंता का विषय है और उसी के चलते जो है एक आपात बैठक राजधानी के C4 स्थित C4 बिल्डिंग के जो हॉल है, सभागार, वहां पे बुलाई गई। कंट्रोल रूम में बैठक अचानक से बुलाई थी और इसमें सीएसपी, डीएसपी और थाना प्रभारियों की इसमें बैठक बुलाई गई थी और उसमें बताया जा रहा है कि जमकर उसमें क्लास ली गई है और खास तौर से सख्त निर्देश ये दिए गए हैं एसएसपी प्रशांत अग्रवाल द्वारा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से जो अपराध बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से जो हत्याएं हो रही है और खासतौर से चोरियों की जो गैंग आया हुआ है उस पर सख्त निगाहें उसमें रखने के लिए कहा गया और साथ ही गश्त बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए रात में। और जिस तरीके से जो असामाजिक तत्व हैं, जो गुंडा तत्व हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी वो कह सकते हैं जिन पे जिला बदर की कार्रवाई या जिनको प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत जेल भेजा गया था, वो अब छूट के आए हैं, तो वो लोग अब इस तरीके से वारदातें कर रहे हैं। तो उस पर लगाम कसने के लिए उनको थाने बुलवाकर उन पे कड़ी कार्रवाई करने के यहाँ पे निर्देश दिए गए। और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से राजधानी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिए गए और खास तौर से उसमें जो अभी तक जो पेंडिंग है और जिनमें गिरफ्तारियां नहीं हो पाई हैं उनमें गिरफ्तारी करने के निर्देश यहाँ पे दिए गए। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि काफी तीखे तेवर जो एसएसपी रायपुर हैं प्रशांत अग्रवाल, उन्होंने आज मीटिंग में दिखाए हैं और ये कहा है कि जो अपने अपने इलाकों में सभी थाना प्रभारी और सीएसपी को और साइबर सेल को कि सभी उसमें जो इलाके में जो गुंडे बदमाश हैं उन पर सख्ती बरतें और इसमें जिस तरीके से शहर में शांति व्यवस्था बना के रखे और जो माहौल बिगाड़ता है उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। दस दिन 41 जान, सुरक्षित स्वस्थ लेकिन परेशान। टनल में अटकी देश की सांसें, बचाव दल को मिली पहली कामयाबी। पहली बार दिखे सुरंग में फंसे लोग, तेज हुआ ऑपरेशन सुरंग।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की पहली तस्वीर से पूरे देश को बड़ी राहत पहुंचाई है। टनल में फंसे मजदूर सुरक्षित हैं। 10 दिनों से जिंदगी की जंग लड़ रहे ये मजदूर अब जल्द बाहर आना चाहते हैं और अपनों के बीच जाना चाहते हैं। राहत बचाव कार्य में लगी रेस्क्यू टीम का कैमरा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों तक पहुंच गया, जिसके जरिए पहली बार मजदूर कैमरे पर दिखे हैं। जानकारी यह भी है कि वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बातचीत भी की गई। इतना ही नहीं, पाइप के जरिए मजदूरों तक मोबाइल फोन और चार्जर भेजा गया। दरअसल बचाव कर्मियों को सिलक्यारा सुरंग के धंसे हिस्से में ड्रिलिंग कर मलबे के आर पार 53 मीटर लंबी 6 इंच व्यास की पाइपलाइन डालने में बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके जरिए सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को ज्यादा मात्रा में खाद्य सामग्री, संचार उपकरण और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही हैं। इससे पहले यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सुरंग के एक हिस्से के ढहने से फंसे श्रमिकों तक ऑक्सीजन, हल्की खाद्य सामग्री, मेवे, दवाइयां और पानी पहुंचाने के लिए 4 इंच की पाइप का इस्तेमाल किया जा रहा था। उधर इंटरनेशनल टनिंग और अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अर्नोल्ड डिक्स टनल के ऊपर से ड्रिल के लिए निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि काफी तेजी से काम चल रहा है, टनल के भीतर की कंडीशन ठीक है। हम जल्द ही सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लेंगे। हम सभी एक टीम है और पूरी दुनिया हमारे साथ है। 6-inch pipe in, the lifeline pipe in, and so works are being done to get that fully functioning. It's got the vision at the moment, but to get it even working better. Works are also being done to create safe places within the tunnel. As I mentioned yesterday, this is still an extremely dangerous environment, so we're making it safe for the rescuers in there as well. And I've observed all of that. Like I've just come out of that. We've just had some discussions. There are technical issues in there now. There'll be technical issues in there till the men are rescued and beyond. And my next job is to go up on top of the mountain, to the side of the mountain, to the back of the mountain and check progress there as well. मजदूरों की तस्वीरें सामने आने के बाद राहत तो जरूर मिली है, लेकिन अभी राहत बचाव में लगी टीम को अभी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली की सुबह हुए इस हादसे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए तत्काल काम तो शुरू किया गया, लेकिन बचाव कार्य में लगी मशीन में खराबी आ गई। पत्थर और मलबा हटाने का काम तो चलता रहा, लेकिन ड्रिलिंग रोक दी गई। रेस्क्यू अभियान के लिए सोमवार को पहली बार दिन में भारतीय वायुसेना के 2 बड़े और शक्तिशाली विमान C-17 ग्लोब मास्टर और हरक्यूलिस को काम पर लगाया गया। दोनों विमानों से क्रेन की सहायता से मशीन और उपकरण उतारकर ट्रकों से उत्तरकाशी भेजा गया। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू होगा और जल्द ही सभी मजदूर सकुशल बाहर आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।